आज हम काउंसलिंग साइकोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। ये REBT यानी कि रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, हिंदी में इसे कहते हैं तार्किक सांवेगिक व्यवहार चिकित्सा। ये जो है अल्बर्ट एलिस ने दी थी। ये भी एक तरह की थेरेपी है। ये जो हमारे बिहेवियर के ऊपर ही है, मतलब हमारी थिंकिंग के ऊपर है, नेगेटिव थॉट के ऊपर है। ठीक है, इनका कहना था लोगों में सांवेगिक रूप से यानी इमोशनल रूप से स्वयं को परेशान करने के तरीकों में उल्लेखनीय समानता है। उनके पास हजारों विशिष्ट तर्कहीन विचार है और दर्शन है, जिनका वे रचनात्मक रूप से आविष्कार करते हैं, हठ धर्मिता से आगे बढ़ते हैं और उनके अपने लिए बड़ा संकट और दुख पैदा करते हैं। यानी कि एलिस का कहना था कि हम जो मनुष्य है ये स्वयं ही खुद को परेशान करते हैं किसी न किसी अपने सोच विचार से। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हम किसी चीज को पॉजिटिव सोचें, अच्छी तरह से सोचें। हर चीजें तो नेगेटिव नहीं होती, लेकिन हम मनुष्य क्या करती है, हमारी नेचर ऐसी हो गई है, हमारे ब्रेन का फंक्शन ही ऐसा हो गया है कि हम हर समय नेगेटिव चीजें सोचते रहते हैं और खुद को खुद ही परेशान करते हैं, भले ही बात कोई छोटी सी ही क्यों ना हो। पूर्व धारणाएं इसकी क्या है? तर्कहीन विचार मनोवैज्ञानिक समस्याओं की स्रोत है। ये विचार क्लाइंट्स द्वारा स्वयं उत्पन्न किए जाते हैं और इसलिए REBT यानी रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी के अनुसार मनोवैज्ञानिक संकट का कारण क्लाइंट स्वयं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संज्ञान, संवेग और व्यवहार परस्पर जुड़े हुए हैं। संज्ञान जो है और संवेग इमोशन है, और उसके बाद हमारा बिहेवियर एक दूसरे के साथ जो है जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, जो हम फील करेंगे, जो हमारे इमोशंस होंगे, हमारे बिहेवियर भी वैसे ही होंगे। अगर हम अच्छा फील करते हैं तो हमारा बिहेवियर क्या होता है, खुशनुमा होता है, हम लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल पाते हैं। ठीक है, अच्छे से बिहेव करते हैं। अगर हम वही दुखी होंगे तो लोगों को मतलब हर चीज हमको बेकार लगेगी। ठीक है, और अगर हम वही गुस्से में होंगे तो हर चीज हम किसी पे भी गुस्सा करेंगे, बेवजह गुस्सा करेंगे। ठीक, तो वही बात इसमें बोलिए। फिर एलिस का यह भी मानना था कि व्यक्ति का उसके समुदाय के अन्य लोगों के साथ जुड़ाव भी उसके मनोवैज्ञानिक कल्याण को निर्धारित करता है। मतलब हम जैसे अपने फैमिली मेंबर से जुड़े हुए हैं, आस पड़ोस से जुड़े हुए हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए रहते हैं, तो उनका थॉट या उनकी बातें भी हम पर असर करती है, हमारे दिमाग पर, हमारे सोचने की शक्ति पर असर करती है। अभी कैसे करती है थोड़ा आगे बतलाते हैं। फिर आता है लास्ट में चिकित्सा की प्रक्रिया शिक्षात्मक प्रक्रिया है, जिसमें चिकित्सक एक विशेषज्ञ होता है और क्लाइंट छात्र की भूमिका निभाता है। ठीक है, सैद्धांतिक संरचना, तर्कहीन विश्वासों का जन्म। जैसे अभी हमने कहा कि एलिस ने सिद्धांत दिया है कि तर्कहीन मान्यताओं से हमारा पहला संपर्क कब होता है, बाहरी होता है। ठीक है, आंतरिक तो बाद में होता है, पहला बाहरी होता है। बाहरी कैसे होता है? सपोज कोई बच्चा है, ठीक है, कोई भाई बहन है। अब लड़कियों की और लड़कों की जो परवरिश होती है ना, कितने भी बड़े से बड़े खानदान में क्यों ना पैदा हो, अलग ही होती है। लड़कियों को घर के काम काज सिखाए जाते हैं, लड़कों को बाहर के, है ना, गाड़ी, उनको खिलौने भी अलग प्रकार के दिए जाते हैं। ठीक है, लड़की को डॉल्स दिए जाते हैं, खिलौने, है ना, घर के काम काज, किचन टाइप के टूल्स दिए जाते हैं, और लड़कों को इंजीनियरिंग टाइप के दिए जाते हैं। तो बच्चे में तो उतनी ग्रोथ नहीं हुई, उतने मेंटली वो ग्रोथ नहीं हुई है कि वो समझ सके कि आखिर ये चीजें क्यों हो रही है ना। कलर में भी जेंडर भेदभाव किया जाता है। ठीक है, बोलने के, बैठने के तरीके, कपड़े में भी, हर चीज में। तो बच्चे के दिमाग में स्टार्टिंग से कौन ये सब बिलीफ डाल रहा है कि नहीं, तुम अलग हो, तुम्हारी जो बहन है वो अलग है, उसकी तरह बिहेव नहीं करना है। तुम लड़के हो, डोंट क्राई। ठीक है, तुम ऐसे नहीं बैठ सकते, या तुम लड़की हो तो तुम ज्यादा हंस नहीं सकती। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें है ना, हम पेरेंट्स ही अपने बच्चों में ये सब चीजें डेवलप कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनकी थॉट वैसी हो जाती है, वो हर चीजें अपने अपने तरीके से सोचते हैं, और यही चीजें बाद में उनको प्रॉब्लम करती है। जैसे कोई बच्चा बहुत तेज है और कोई बच्चा जो है कोई आस पड़ोस में रहता है, उसका एक फ्रेंड है, बहुत अच्छे नंबर लाता है, और सेकंड जो फ्रेंड है वो थोड़ा पढ़ने में बहुत कमजोर है, एवरेज है। तो उसके साथ क्या होगा, उसके पेरेंट्स हमेशा कंपेयर करेंगे कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड देखो
सनी कितना तेज है और तुम इतने बुद्धू हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारा आगे भी कुछ नहीं होगा, है ना। तो उसकी ब्रेन में हम डाल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग, है ना, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, फ्यूचर में भी तुम जीरो की जीरो रहोगे। वही चीज अगर हम उस बच्चे में दूसरे साइड से डालेंगे पॉजिटिव वे में कि नहीं कोई बात नहीं है, तुम अभी छोटे हो, होता है, मुझसे भी गलतियां होती थी, कम नंबर आया तो क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। अगर हम उसे दोनों साइड से देखें तो एक चीज उसको नेगेटिव वे में लेकर जा रही है डिप्रेशन की ओर, और एक चीज उसे पॉजिटिव वे में लेकर के जा रही है, होप, उसके अंदर होप दिला रही है कि चलो एक उम्मीद है, आज नहीं हुआ कल बेटर होगा, है ना। तो हमारा शुरुआत कहाँ से होता है, बाहरी, है ना, महत्वपूर्ण व्यक्ति या कोई उल्लेखनीय ठीक है। और यही चीजें स्कूल में भी होती है, बहुत स्कूल की कुछ टीचर जो होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन आजकल वैसे टीचर होती नहीं जो बच्चों को अच्छी तरीके से ट्रीट करे, उनको गलत करने पे पनिशमेंट देती है, बहुत बुरी तरीके से पनिश करती है, उनको दंडित करती है, प्लस इंसल्ट करती है उनका दूसरे बच्चों के सामने, उनसे कंपेयर करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब बच्चे तो मतलब वहां तो अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, घर आकर मतलब थोड़ा मोड़ा रोना धोना हुआ, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि चलो बच्चे को चॉकलेट दे देंगे चुप हो जाएंगे, है ना, या थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे, उसको घुमाने ले जाएंगे तो वो शांत हो जाएंगे, लेकिन नहीं, उनके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं, बाद में वो चीजें प्रॉब्लम करती है बड़े होने के बाद, ठीक है। फिर दूसरा आता है स्वयं को स्वचालित रूप से जैसे बड़े होने के बाद उनमें क्या थॉट आएंगी, एक बार कोई बच्चा फेल हो गया तो क्या सोचेगा, बार बार ये सोचेगा कि मैं तो एकदम बेकार हूँ, मैं एकदम असफल हूँ, ठीक है। और अगर वो फेल हो गया उसकी वजह से उसके पापा उसे नाराज, तो बोलेगा मेरे पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते, मैं हूं ही ऐसा, मैं इसी लायक ही हूँ कि मुझसे कोई प्यार न करे, सब मुझे छोड़ के चले जाए तो ही अच्छा है, मैं इसी लायक हूँ, ठीक है, मेरे में कोई टैलेंट नहीं है। तो ये सब नेगेटिव थॉट आएंगे। अब ये वो भी दूसरी सोच उसकी ये होनी चाहिए कि कोई बात नहीं है, मैं फेल हो गया तो क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करूंगा, और मैं बार बार फेल हुआ फिर भी मेरे पेरेंट्स मुझसे बेपनाह प्यार करे, बेशर्त प्यार करे, ये होना चाहिए। लेकिन उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहा है ना, तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ये होना चाहिए चलो कोई बात नहीं है, पास फेल तो होते रहता है, पेपर ही तो है, पेपर पे तो एग्जाम देना है, कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर आता है स्वीकृति की आवश्यकता। REBT रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी की सबसे क्रांतिक मान्यताओं में से एक यह है कि स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यह चिकित्सा स्वीकार करती है कि निकट संबंधियों और प्रियजनों से स्वीकृति की कमी व्यक्ति में अतार्किक आत्मघाती मान्यताओं का कारण बन सकती है, परंतु यह उस स्वीकृति की प्राप्ति को उपचार के रूप में नहीं देखती है, ठीक है। जैसे घर फैमिली बार बार आपको कुछ नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं या कुछ गलत बातें बोल रहे हैं जो आप वैसा नहीं सुनना चाहते हो, ठीक है, छोटी सी कोई गलती हो गई आपसे, कुछ छोटा सा चीज कुछ टूट गया, कुछ छोटी सी बहस हो गई, अब उस वजह से आपको बार बार ताना दिया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आएंगे उस रिलेशन को लेकर के कि नहीं मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी मम्मा मुझे पसंद नहीं करती, या ये सब चीजें। फिर आता REBT चिकित्सक क्लाइंट को स्वीकृति के अभाव से उठने वाले संवेगों का सामना करने के लिए कहेगा। वह उदासी, अकेलापन और यहाँ तक कि क्रोध का भी सामना करने के लिए कहेगा, ठीक है, कि आप उदास क्यों रहते हो, अकेलापन आपको क्यों फील हो रहा है ना, आपको इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, आपके इमोशंस जो है आप पे हावी क्यों हो रहे हैं, ठीक है, आपके इतने ज्यादा अनकंट्रोलेबल ये नेगेटिव थॉट क्यों आ रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और मेन थिंग इसमें क्या होता है, REBT आपके दोषरोपण, यानी कि जो आप अपने अंदर बिलीफ बना लेते हो कि नहीं मुझसे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं इसी लायक हूँ, यानी कि गिल्ट में रहना सबसे गंदी फीलिंग होती है, गिल्ट वाली। इंसान को कुछ भी कर लो आप लाइफ में, कितना बुरा से बुरा कर लो या आपके साथ बुरा से बुरा हो जाए, गिल्ट कभी अपने अंदर मत रखना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं इसी लायक हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं, या मेरा कोई राइट नहीं बनता, सब मुझे हर्ट करे, नहीं। अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम है, आपको बुरा लगा है, तो हाँ सामने वाले को बोलो कि आप ऐसे बात मत करो, या ये मेरा रूल्स है, ये लिमिट आप क्रॉस मत करो, ठीक है। हाँ, इसमें ये चीज ये है कि मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए, है ना, मेरे पिता को मुझसे प्यार करना चाहिए, ये सब
पॉजिटिव थॉट REBT के दौरान आपको सिखाई जाती है। पिता मुझसे प्यार नहीं करते हैं तो इसका अर्थ है कि मैं अयोग्य हूँ, लेकिन अगर मैं अयोग्य भी हूँ तो भी पिता को ये होना चाहिए कि अपने बच्चे से बेशर्त प्यार करें। इस संवेग से विचार परिवर्तन में दो चीजें होती हैं। अयोग्य होने के आकलन के साथ ही स्वयं के दोषारोपण यानी गिल्ट किया गया है। इस विचार का अब अपना स्वयं का जीवन होगा और यह स्वयं को बढ़ाएगा और सत्यापित करेगा, जिससे यह व्यक्ति को क्षति पहुंचाएगा। ठीक है, अगर इंसान के अंदर बिलीव बन जाता है कि मैं इसी काबिल हूं, तो ये इंसान धीरे धीरे खुद को हार्म करने लगता है, खुद को चोट पहुंचाएगा या किसी भी तरह खुद को दर्द देना चाहेगा। दूसरा ये आता है कठोर और परम धारणाओं का निर्माण संवेग से विचार रूपांतरण से दूसरी चीज हुई। ठीक है, फिर इसमें ये मॉडल अपनाए जाते हैं, ABC मॉडल। सपोज कोई बच्चा, आप मार्केट में टहल रहे हो, आपको देखा कि एक बच्चा है अपनी मम्मी से, 6-7 साल का बच्चा है, वो जिद कर रहा है, वो टेडी दिखाकर बोल रहा है कि उसे वो टेडी बियर चाहिए। ठीक है, और फिर वो रोने लगा। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि बच्चा जो है वो क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको टेडी बियर नहीं मिला इसलिए वो उदास है। दूसरा क्या आएगा, बच्चा रो रहा है क्योंकि वह टेडी बियर लेने के लिए नखरे दिखा रहा है। फिर लास्ट आएगा, बच्चा रो रहा है क्योंकि उसकी मम्मी बेपरवाह या लापरवाह है। ठीक है, उसकी केयर नहीं करती। ABC मॉडल। तो इस तरह से इंसान के मतलब पॉजिटिव भी आ सकता है कि बच्चा टेडी बियर के लिए ही तो रो रहा है। ठीक है, या हो सकता है उसे भूख भी लगी हो, है ना। लेकिन इसमें नेगेटिव थॉट आपका क्या आ रहा है कि बच्चा रो रहा है क्योंकि उसकी मम्मी लापरवाह है। ये माँ के प्रति नेगेटिव थॉट है। दूसरा से क्या थॉट आया कि वो जो बच्चा है वो नखरे दिखा रहा है टेडी बियर के लिए। ठीक है, तो एक बार उसकी माँ के प्रति नेगेटिव थॉट आया और दूसरी बार उसके बच्चे की तरफ। ठीक है, ABC मॉडल का कहना है कि प्रत्येक स्थिति में इसके प्रति विभिन्न सांवेगिक प्रतिक्रियाएं हो सकती है, जो कि इस पर निर्भर करती है कि व्यक्ति इसे संसाधित करने के लिए कौन सा तरीका चुनता है। अच्छा, ABC का फुल फॉर्म होता है A फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट, मतलब जो इवेंट अभी चल रहा है प्रेजेंट में। दूसरा बिलीफ, उसके बारे में हमारी क्या सोच है। और लास्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसके बारे में हम क्या तर्क देते हैं, हमारी क्या राय है। ठीक है, जब भी कोई घटना होती है तो ये 3 चीजें होती है। पहले घटना घटित होती है, फिर उसके बारे में हम अपनी सोच बनाते हैं। ठीक है, और फिर कंक्लूड करते हैं कि हाँ इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब इसका दूसरा REBT में एक और तंत्र यूज होता है ABCDEF। C तक तो सेम था, DEF थोड़ा सा और चेंज होता है। यहाँ D का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, मतलब आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। नेगेटिव सोच सकते हो, पॉजिटिव, है ना, अच्छा बुरा 2-4 ऑप्शन है, आप उनमें से कोई सोच सकते हो। जैसे भी बच्चा क्यों रो रहा है वो वाले ऑप्शन में हमने सुना था। फिर तीसरा आता है E फॉर आता है चिकित्सा के उन प्रभावों को दर्शाता है जो अंततः किसी के महसूस करने के तरीके में बदलाव लाता है। इफेक्ट क्या डालता है आपके ऊपर। फिर लास्ट आता है न्यू फीलिंग, F फॉर न्यू फीलिंग। फीलिंग का कारण मतलब पहले आप क्या फील कर रहे थे इस चीज को लेकर, और जब REBT के द्वारा ये टेक्निक आपके साथ अपनाई गई तो अब आपको क्या फीलिंग आ रही है। पहले आपको नेगेटिव चीज दिख रही थी कि बच्चा नखरा कर रहा है, बच्चा बहुत जिद्दी है ना, या उसकी माँ केयरलेस है। अब आपकी क्या फीलिंग आ रही है, अब आपको चीजें सही दिख रही है, क्लियर दिख रही है कि बच्चा टेडी बियर के लिए रो रहा है, इसमें उसकी माँ की भी कोई गलती नहीं। हो सकता है उसकी माँ के पास उस टाइम पैसे ना हो, या टेडी बियर ऑलरेडी घर पे बहुत सारे हो, है ना, तो बेफिजूल खर्च नहीं करना चाहती हो। ठीक है,
फिर आता है इसमें तकनीकें क्या क्या यूज होती है। विचारों पर काम करना, दूसरा व्यवहारों पर काम करना, और तीसरा संवेगों यानी इमोशन पर काम करना। तो पहला देखते हैं विचारों पर कैसे काम करते हैं। चिकित्सक व्यवधान, यह उस प्रक्रिया का हिस्सा है जब क्लाइंट परामर्शदाता से अपनी मान्यताओं को साझा करता है और परामर्शदाता क्लाइंट से वस्तुनिष्ठ प्रश्न करता है और तार्किक विचारों को ठीक करता है। दूसरा है आत्म सुधार, अपने अंदर की चीजों को सुधारना, जो कि एबीसी मॉडल के थ्रू किया जाता है। ठीक है, कि जरूरी और चाहिए, मतलब किस चीज की आपको जरूरत है और क्या चीज आपको चाहिए। ठीक है, कभी कभी हमको कुछ अच्छा करने के लिए ना कभी कभी निगेटिव भी बोलना पड़ता है। ठीक है, दूसरों को कभी कभी करे आवाज में थोड़ा रूडली भी बात करना पड़ता है। हर जगह हाँ बोलना भी सही है, ना बोलना सीखना होता है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो एबीसी मॉडल के थ्रू आपको सिखाई जाती है। फिर आरईबीटी का तीसरा विचारों यानी थॉट्स पे कंट्रोल में सिखलाया जाता है। शिक्षक बनना, किसी अन्य व्यक्ति की मान्यताओं की तर्कहीनता को वस्तुपरक रूप से पहचानना अपने स्वयं की मान्यताओं की तर्कहीनता की पहचान करने की तुलना में आसान है। जैसे हम खुद को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं जितना हम सामने वाले को समझ लेते हैं। जैसे कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो आप उसको मतलब उतने अच्छे से जानते हो जितने अच्छे से आप खुद को नहीं जानते हो, अपने बारे में नहीं जानते हो। ठीक है, या आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बहुत अच्छे से समझता है, तो आप बोलोगे यार तुम मुझे कितना जानते हो। ठीक है, तुम मेरे बारे में सब चीज जानते हो क्योंकि यही होता है, हम सामने वाले के बारे में अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम उसकी हर चीजों को देख सकते हैं, उसकी बातों को समझ लेते हैं। लेकिन हम जब अपनी बारी आती है तो हम अपने आप में उलझ के रह जाते हैं। ठीक है, फिर आता है व्यवहारों पर काम करना। दूसरी तकनीक भाषा परिवर्तन। ठीक है, जैसे कभी कभी कम बोलना, कभी ज्यादा बोलना, जरूरत के हिसाब से बोलना, किसी किसी जगह पे आप चुप रह जाते हो। ठीक है, पर बाद में आपको लगता है कि नहीं, हमको यहाँ पे हमको जवाब देना चाहिए था, जवाब देने की जरूरत थी, क्योंकि ये जो चीजें सामने वाले ने जो बातें कही वो मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मेरे बॉडी मैंने वैसा कुछ किया नहीं है, पर मैं एक्सेप्ट क्यों करूं, जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं क्यों सुनूं। ठीक है, और अगर उस जगह पे हम नहीं बोलते तो बाद में हमारे दिमाग में बातें चलती है कि नहीं यार मैं गलत था, तभी तो मैं नहीं बोल पाया, है ना, या सामने वाले ने मुझे इतना कुछ बोल दिया, मैं इसी लायक हूं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। फिर आता है संवेगों पर काम करना। तार्किक सांवेगिक इमेजरी, यह गहन तकनीक है जहां क्लाइंट्स को इस तरह सोचने, महसूस करने और कार्य करने के लिए कहा जाता है मानो वे स्वयं को ठीक करना चाहते हो। उन्हें सबसे खराब स्थिति की कल्पना करने के लिए कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है जैसा महसूस करते हैं वैसा ही महसूस करें, उन भावनाओं की रिपोर्ट करें और फिर ऐसे परिदृश्यों के बारे में कम तीव्रता और अधिक तीव्रता महसूस करने का प्रयास करें। सपोज कोई इंसान आया, ठीक है, आप कार चला रहे हो, कोई बाइक वाला आया, आपकी कार को ठोक दिया। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप उतर के आप उसको क्या करोगे, आप बोलोगे अच्छा कोई बात नहीं भाई, हो गया। अब दूसरी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, अरे तुमने मेरी कार को ठोकी कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, तुझे दिख नहीं रहा है, 4 व्हीलर है, अंधा है, दिस डैट, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, फाइट शुरू हो जाएगा। और तीसरी चीज क्या होगी कि आप जैसे आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, फिर भी सामने वाला डायरेक्ट, एक तो गलती उसने की, आप अपनी स्कूटी, अपनी गाड़ी आपकी कार से लगा दी, ठीक है, और वहीं आकर के सडनली आपसे बहस करने लगा, चिल्लाने लगा कि आप ऐसे खड़े हो, आप रूल्स तोड़ रहे हो, आपको दिखता नहीं है, ये वो। तो ये सब सिचुएशन हो सकती है। तो आपको कैसे बिहेव करना है, इन सब चीजों के बारे में, संवेगों यानी इमोशन पर कंट्रोल करना, उनके बारे में आपको जागरूक करना एबीसी मॉडल का काम होता है। टेक्निक होती है आरईबीटी में। फिर आता है हास्य का उपयोग। आरईबीटी के अनुसार सांवेगिक अशांति इस कारण भी हो सकती है कि व्यक्ति स्वयं को बेहद गंभीरता से देखता है और पूरी तस्वीर की तुलना में घटनाओं की विशालता का परिप्रेक्ष्य गंवा देता है। यही कारण है कि चिकित्सक क्लाइंट्स को अपने विचारों की ताकत और तीव्रता से निपटने के लिए हास्य का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, फिर लास्ट आता है शर्मिंदा होना। ठीक है, फीलिंग सेम।
एलिस ने अपने क्लाइंट्स को आत्म विनाशकारी शर्म से मुक्त करने के लिए के तरीकों को विकसित करने के लिए काफी समय समर्पित किया है। उन्होंने ऐसे अभ्यास तैयार किए हैं जो इसमें क्लाइंट्स की हेल्प करता है, जैसे कि क्लाइंट्स को प्रोत्साहित करना कि आपने कोई काम किया, अच्छा किया। अगर आपसे कोई बहस कर रहा है तो आपने वहां से आप निकल गए हो, आप उसकी चुपचाप बात नहीं सुन रहे, सर जो काका निकल गए हो, तो बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, है ना। तो क्लाइंट्स की जो है विल पावर स्ट्रांग करता है, उसको शाबाशी देता है उस चीज के लिए, ठीक है। तभी क्लाइंट्स जो है धीरे धीरे अपनी अंदर की चीजों को बाहर निकालता है, अपनी जो अंदर फीलिंग्स हो रही है उसकी बुरी वाली अच्छी वाली, उस चीजों को सामने रखता है। क्योंकि कई बार ना हम बात को छुपाते हैं या अपने इमोशंस को सामने वाले तक पहुंचा नहीं पाते हैं, तो ये चीजें भी हमको परेशान करती है, ठीक है। हम फिर क्लाइंट्स और परामर्शदाता की क्या भूमिका रहती है, तो ये तो समझ में आ गया। आरईबीटी परामर्शदाता की भूमिका काफी जटिल, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ हमें क्लाइंट्स की नेगेटिव थॉट्स को समझना होता है, उस पर कंट्रोल करना होता है, बल्कि क्लाइंट्स को बताना भी होता है कि यहाँ पे जो आपकी सोच है ये गलत है, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करके आया है, तो आप सामने से नहीं बोल सकते कि आप जो सोच रहे हो या जो आपकी विचार है वो गलत है। लेकिन आरईबीटी एक ऐसा सेशन है, एक ऐसा थेरेपी है जिसमें काउंसलर और थेरेपिस्ट को सामने से अपने क्लाइंट्स को इनकार करना पड़ता है कि हाँ, आपकी जो सोच है, नेगेटिव सोच है, ये गलत है, ये यहाँ नहीं होनी चाहिए, इसकी जगह कुछ और होनी चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये बहुत ही टफ सिचुएशन होती है एक काउंसलर और थेरेपिस्ट के लिए। फिर जो गलतियां करते हैं उसके बारे में समझाना, उनको स्वस्थ और सफल जीवन जीने में सक्षम बनाना चिकित्सक का एक अन्य पहलू है, यह कि अन्य, ठीक है। बस फिर चिकित्सा में क्लाइंट की भूमिका क्या होती है। क्लाइंट चिकित्सा में सक्रिय एवं सतर्क भूमिका निभाता है। क्लाइंट से चिकित्सा के दौरान और उसके बाद भी लगातार आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत की अपेक्षा की जाती है। चिकित्सा में शामिल होने वाले सभी क्लाइंट से यह स्वीकार करने की अपेक्षा की जाती है कि समस्या मौजूद है। इसके अतिरिक्त आरईबीटी में शामिल होने वाले क्लाइंट से यह भी स्वीकार करने की अपेक्षा की जाती है कि समस्या का मूल अतार्किक मान्यताएं हैं और इसको बदलने की आपको आवश्यकता है, आपको अपने बिहेवियर में भी चेंजेस करनी होंगे, ठीक है। ये सब चीजें बताई जाती हैं और इसका मूल्यांकन करते हैं। तो आरईबीटी व्यवहारिक कब ये कहाँ का यूज होता है और कहाँ का इसको सफलता मिलती है, तो व्यवहारिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत परामर्श के लिए इसको लागू किया जाता है। और सम डिसऑर्डर्स है जैसे कि दुश्चिंता यानी कि फोबियास हो गया, आपकी एंजाइटी हो गए, डिप्रेशन हो गया, सब मेंटल मानसिक विकार हो गए, डिसऑर्डर्स हो गया, शत्रुता और कई अन्य समस्याओं से पीड़ित लोगों में इसका उपचार किया जाता है। आरईबीटी जो है हल्की से मध्यम यानी मिडिल टाइप की जो बीमारियां होती है, जैसे डिप्रेशन वगैरह हो गया, मनोवैज्ञानिक बीमारियों, इनका उपयोग करके चीजों को ठीक किया जाता है। फिर इसकी सीमाएं क्या है। शक्ति असंतुलन, आरईबीटी में परामर्शदाता को विशेषज्ञ माना जाता है। चिकित्सा के तरीके को शिक्षण भी कहा जाता है। चिकित्सक द्वारा इसका न केवल दुरुपयोग किया जा सकता है, बल्कि यदि चिकित्सक भली भांति प्रशिक्षित या सक्षम नहीं हो तो यह एक समस्या भी हो सकती है। फिर क्लाइंट्स की समस्याओं की अनदेखी, आरईबीटी इस प्राथमिक समस्या पर बल देती है जिसमें हस्तक्षेप की जरूरत होती है, ठीक है। सेकेंडरी प्रॉब्लम्स कहा जाता है इसको। फिर आता है टकराव की शैली, आरईबीटी चिकित्सकों को क्लाइंट की अतार्किक मान्यताओं को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह टकराव की शैली शायद सभी क्लाइंट्स के अनुरूप नहीं हो, ठीक है। अतीत और वर्तमान को संतुलित करना, बेशक सभी तो अतीत और वर्तमान, जैसे आपका पास्ट जो है वो पास्ट ही है, वो मतलब आपके जितने भी नेगेटिव थॉट आते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आपको मैंने टिकट बुक की थी, मेरी कजन की शादी थी
लॉकडाउन के टाइम 2020 में। तो हम लोगों ने पहले से टिकट बुक कर लिया था, फिर लॉकडाउन लग गया तो रिलेटिव्स ने कहा भी कि आ जाओ, पर हम लोगों ने बोला कि नहीं अब नहीं आ सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मैं अफसोस करूंगी कि यार मैं शादी नहीं देख पाई, ठीक है, ऐसा मेरे साथ ही क्या होता है, क्यों होता है। और फिर इस बात पे भी अफसोस कर सकते हैं कि यार मेरा इतना मन था, हम लोगों ने टिकट करवा लिया वो भी पूरी फैमिली की, ठीक है, हम लोग बहुत दिन पहले ही करवा लिया, तो हम अफसोस करेंगे, निगेटिव थॉट कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या जब जाना था तभी क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, है ना। अब इसमें पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं कि अच्छा हुआ कि टिकट हुआ था, टिकट तो कैंसिल भी हो गया, या फिर टिकट हम किसी और को दे देंगे, है ना, कोई बात नहीं, टिकट कैंसिल हुआ, एटलीस्ट लाइफ तो बच गई। अगर हम वहां जाते, जाने के बाद हम वहां फंस जाते उतने महीनों तक, तब क्या होता, है ना। तो इंसान के सोचने का अलग अलग तरीका होता है कि सामने वाला जो बोल रहा है हमेशा वो सही नहीं होता है, या हम जो हमेशा सोच रहे हैं वो भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो हर चीजों पे अलग अलग हमारे एक्शन होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी बिलीफ सिस्टम बनती है। तो यही कहेंगे कि अपनी जो नेगेटिव थॉट है उस पर कंट्रोल किया जाए और हर चीजों को पॉजिटिव लिया जाए। और ये भी कि कभी कभी नेगेटिव थॉट भी हमें अच्छे काम करवाती है, मतलब डरना जरूरी भी है। समटाइम्स हम डरते हैं, फियर होता है कि क्या लिखेंगे एग्जाम में, तभी तो हम पढ़ाई करते हैं, है ना, कि एग्जाम में अगर अच्छा से नहीं लिखा हमने, अच्छा पेपर नहीं गया तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए कभी कभी डर भी जरूरी होते हैं, लेकिन जब डर जो आप पे हावी होने लगे तो वो गलत है। थैंक यू।